अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसकी लिखी हुई है। इसको हम कॉमनली आर्शीमेडस पढ़ते हैं, लेकिन ये आर्शीमेडस है नहीं, इट इज़ आर्कीमेडीज़। आर्कीमेडीज़, ठीक है, आर्कीमेडीज़, इस तरह इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप योर प्रोनाउंसिएशन इज़ क्लियर। तो आर्कीमेडीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्कीमेडीज़ प्रिंसिपल, ये आर्कीमेडीज़ एक फिजिशियन थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप किया था, एक प्रिंसिपल दिया था लिक्विड्स के बारे में और सॉलिड बॉडीज़ के बारे में। ये प्रिंसिपल इन्होंने एक स्टोरी के तहत डिस्कवर किया था, वो स्टोरी हम आखिर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये कहते हैं कि when a body immersed completely or partially in a liquid will experience an upthrust upward force that will be equal to the weight of the liquid or fluid displaced by the body। ये कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी को हम पानी में डिप करेंगे, आपके सामने फिगर मौजूद है, यू कैन सी वेरी वेल। यहाँ पर जब भी हम किसी बॉडी को पानी में डिप करेंगे तो वो जब पानी में पार्शली या कम्प्लीटली डिप होगी, चाहे पार्शली यानी चाहे आधी बॉडी अंदर और आधी बाहर है, या तो कम्प्लीटली, तो वहाँ पर वो लिक्विड एक रेजिस्टिव फोर्स या कह सकते हैं एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। ठीक है, लिक्विड जो फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट पर उसको बाहर निकालने के लिए, उसको आउटरवर्ड ढकेलने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या होगा, वो अपथ्रस्ट होगी। इसके अलावा ये जो अपथ्रस्ट है ये इक्वल होगी वेट ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये जो फोर्स है, अपथ्रस्ट है, ये उस वेट के बराबर होगी। या हमें कैसे मालूम होगा कि अपथ्रस्ट कौन से लिक्विड पर कितनी अप्लाई हो रही है? ये ऐसे मालूम होगा कि जो लिक्विड है, जब उसमें ऑब्जेक्ट डिस्पर्स किया जाएगा या उसमें ऑब्जेक्ट इमर्स करवाया जाएगा, उसके अंदर डाला जाएगा, तो वहाँ पर पानी बाहर आएगा, या हम कह सकते हैं उस पानी का लेवल अराइज होगा। तो वो पानी का लेवल, उस पानी जो अराइज हो रहा है उसका जितना वेट होगा, उसके वेट के बराबर, उस पानी का हम वेट निकालेंगे तो उस पानी के वेट के बराबर अपथ्रस्ट आएगी। इसका मतलब वो लिक्विड उतनी अपथ्रस्ट अप्लाई करेगा जितना उसके ऑब्जेक्ट के डिस्पर्स करने से पानी बाहर आता है। अब बाय फिगर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए एक यहाँ पर फिगर मौजूद है। तो यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक बॉल मौजूद है ग्रीन कलर की, और ये पूरी तरह से पानी में डिप है। अक्सर आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली डिप नहीं होते, या तो अगर कम्प्लीटली डिप हो भी जाते हैं तो वो वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं, वो वाटर की बेस पर या उसके बिल्कुल तह पर लाई नहीं करते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको एक अपवर्ड फोर्स मिल रही होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, अपवर्ड एक अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही है और नीचे ग्रेविटी है जो कि उसको डाउनवर्ड खींच रही है, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा। वो नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ पर अपथ्रस्ट मौजूद है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि बुक में भी मौजूद है, टेस्ट ट्यूब की एग्जांपल। टेस्ट ट्यूब, या अगर इस टेस्ट ट्यूब की जगह आप कोई भी होलो कंटेनर लें जो अंदर से खाली हो और उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो आपने खुद नोट किया होगा जब हम उसे पानी में डिप करते हैं तो वो पानी के अंदर नहीं जाता, वो बल्कि पानी के ऊपर ही तैर रहा होता है। इसकी वजह क्या है? कि उसको अपथ्रस्ट मिल रही होती है, या अगर हम उसको पुश भी करें पानी के अंदर तो हमें फील होता है कि पानी से कोई फोर्स है जो कि अप्लाई हो रही है, जो कि हमारी फोर्स को रेजिस्ट कर रही है। वो जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको हम अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम कॉर्क की एग्जांपल ले सकते हैं। कॉर्क अगर पानी के अंदर डाली जाए, यू नो अबाउट द कॉर्क वेरी वेल, आपने देखी हुई होगी, तो वहाँ पे कॉर्क को जब हम पानी के अंदर डिप करते हैं तो वो कॉर्क पानी से उठकर ऊपर की तरफ आती है। तो वो ऊपर की तरफ क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर अपवर्ड फोर्स उसको अपवर्ड पुश कर रही होती है। अब ये फोर्स क्यों अप्लाई होती है या इस फोर्स के पीछे क्या रीजंस हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो आर्कीमेडीज़ ने स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट वाकई सही है या नहीं, कि अपथ्रस्ट वेट के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमने कंसीडर किया, हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्कीमेडीज़ प्रिंसिपल यहाँ पर स्टडी करेंगे। इन्होंने एक वेरिफिकेशन की, इस वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया। ये कंटेनर आप देख सकते हैं, इस कंटेनर में पूरी तरह से वाटर फिल्ड है और इसमें एक सिलेंडर को डिप कर दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसको डिप कर दिया गया है।
अब यहाँ पर उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का एरिया ए है और इसके अलावा उसकी हाइट h है। इसके अलावा बाकी इसमें पूरी तरह से वाटर फिल है, तो ये जो सिलेंडर मौजूद है ये वाटर के बीच में है, ये पूरी तरह से वाटर के अंदर इसकी बेस पर लाई नहीं कर रहा ड्यू टू अपथ्रस्ट। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी जो हाइट है, ये सिलेंडर मौजूद है यहाँ तक, तो इसके टॉप से लेके इस लार्ज कंटेनर के टॉप तक, ये जो लार्ज कंटेनर यहाँ पे मौजूद है जिसमें सिलेंडर डिप हुआ हुआ है, इसमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट डिप हुआ हुआ है, इसके टॉप से लेके इसके टॉप तक का जो डिस्टेंस है उसे हम ले रहे हैं h1, दैट इज़ द हाइट एंड दैट इज़ इंडिकेटेड बाय h1। इसके अलावा यहाँ से जहाँ पर सिलेंडर मौजूद है, सिलेंडर के बेस से लेके टॉप तक का जो गैप है उसको हम ले रहे हैं h2। h2 क्या है, h2 यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है, तो इसको हम हाइट इंडिकेट करें बिकॉज दैट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस को हम h से इंडिकेट करते हैं, हाइट कहते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हमने a कहा, h1 वाला पॉइंट a है और h2 वाला पॉइंट b है और सिलेंडर की हाइट h है। यहाँ पर डेंसिटी भी मौजूद है, तो उस डेंसिटी को हम इंडिकेट करेंगे रो से। डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी लिक्विड की है, वो लिक्विड जिसमें सिलेंडर को डिप किया जा रहा है। यही हमारी कंसिडरेशन है। अब इस कंसिडरेशन के बाद आप डेरिवेशन को देख सकते हैं। तो डेरिवेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हाइट लिखी। हाइट हमने कंसिडरेशन में नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे हम इसको डेरिवेशन में सपोज कर रहे हैं। तो डेरिवेशन में हमने हाइट ली, तो फर्स्ट हाइट जो है वो डेप्थ ए पर है। डेप्थ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे टॉप से देखें, ऊपर से देखें, तो हमारे लिए ये सिलेंडर क्योंकि नीचे होगा तो इस वजह से हम इसको डेप्थ काउंट कर रहे हैं। वैसे इसको हाइट भी कहा जा सकता है। अब द हाइट एट डेप्थ ए, अब ये जो डेप्थ है ए पर, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, h1 सिलेंडर की। इसके बाद फिर यहाँ पर जो हाइट एट डेप्थ बी पर जो इसकी डेप्थ है वो क्या है, वो h2 है। तो दो हाइट यहाँ पर मौजूद है, एक डेप्थ ए पर और एक डेप्थ बी पर। ये दोनों किसकी बात हो रही है, ये दोनों कंटेनर की बात हो रही है। कंटेनर के लिहाज से हम h1 h2 ले रहे हैं। अब प्रेशर्स जो मौजूद है डेप्थ ए और बी पर वो कौन कौन से हैं, वो PA इज इक्वल्स टू रो जी H1। जब भी लिक्विड या गैसेस के प्रेशर की बात की जाती है तो वहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला आता है P इज इक्वल्स टू रो जी H। ये रो क्या है, रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, रो, दिस इज द ग्रीक लेटर। तो यहाँ पर ये इस तरह बनाया जाता है कि P नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक P, ये P से थोड़ा चेंज है, इसको थोड़ा इस तरह बेंड शेप में बनाया जाता है। तो इसके बाद अब यहाँ पर तो P का फॉर्मूला यानी प्रेशर ऑफ लिक्विड या गैसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो रो जी H होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट हाइट पर ले रहे हैं तो ये रो जी H1 हो गया। और PA क्यों लिखा, क्योंकि प्रेशर अभी हम ले रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रेशर ले रहे हैं कि इस पर प्रेशर क्या होगा। तो इस पर प्रेशर लेने के लिए हमने उसे PA से इंडिकेट किया क्योंकि वो एरिया A से इंडिकेट किया गया था। और रो जी H1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक हाइट क्या है, H1 है। रो सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी क्यों सेम रहेगी, क्योंकि लिक्विड यहाँ पर भी मौजूद है और मैंने अभी भी बताया था कि रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। तो इस वजह से लिक्विड की डेंसिटी रो रहेगी, वो पूरे लिक्विड की सेम होगी पूरे कंटेनर में, तो उसको हमने 1 2 नहीं किया। इसी तरह जी क्या है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पर एज इट इज सेम रहेगी, इसको भी 1 2 नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पर यह आ गया PA, ये फर्स्ट प्रेशर का फॉर्मूला है A पर। इसके बाद सेकंड प्रेशर जो कि PB है वो किसके इक्वल होगा, रो जी H2। रो जी H2 क्या है, रो जी यहाँ पर PB क्या है, प्रेशर एट B। ये पूरा जो B वाला हिस्सा है इस पर क्या है, प्रेशर हमारे पास PB से इंडिकेट किया जा रहा है। इसके बाद ये रो जी H2 के बराबर है, यहाँ पर H1 थी हाइट, यहाँ पर H2 है। इसी तरह यहाँ पर भी रो और जी सेम रहेगा, इसे 1 2 नहीं करेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया। यहाँ तक हमारे पास प्रेशर के दो फॉर्मूलाए आ गए और हमने हाइट को इंडिकेट किया। अब इसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपथ्रस्ट ले रहे हैं। अपथ्रस्ट मैंने PA के इक्वल ली। PA के इक्वल कैसे ली, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया था इससे लास्ट वीडियो में। तो प्रेशर का आप वहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं। तो उसमें ये हमने पढ़ा था कि P किसके इक्वल होता है, F/A के। तो P F/A के इक्वल है, तो A यहाँ पर डिवाइड में है तो ऊपर जाके P के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो F किसके इक्वल आ गया, PA। तो
तो ये F जो है ये इसको हम अपथ्रस्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको क्योंकि अपथ्रस्ट कंसीडर किया है तो इस वजह से इस F की जगह मैंने यहाँ पर अपथ्रस्ट लिखा और बाकी PA एज इट इज आ गया। अब अपथ्रस्ट एट पॉइंट A पर अपथ्रस्ट क्या होगी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट A की बात हो रही है तो A की हम अपथ्रस्ट काउंट करेंगे तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला PA आया था, लेकिन अब यहाँ पर जब इसको लेंगे तो हमने P स्मॉल a और कैपिटल A, ये P स्मॉल a क्यों लिखा क्योंकि A पर जो प्रेशर है वो PA है। इसके बाद ये कैपिटल A ये वाला एज इट इज आ गया। अब PA का फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा इसका फॉर्मूला PA इज इक्वल टू रो जी H1। तो इस PA की जगह हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, इस PA की जगह इसका फॉर्मूला आ गया रो जी H1 और A एज इट इज आ गया। अब इसके बाद अपथ्रस्ट एट पॉइंट B पर अपथ्रस्ट क्या होगी, पॉइंट B पे अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था PA, अब P की जगह क्या हो जाएगा PB क्योंकि अब हम पॉइंट B की बात कर रहे हैं और ये A एज इट इज आ गया। अब इसके बाद PB का फॉर्मूला भी अभी हमने स्टडी किया है रो जी H2, इट इज हेयर, ये इसका फॉर्मूला है रो जी H2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह रो जी H2 और A एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट एट पॉइंट A आ गई और ये अपथ्रस्ट एट पॉइंट B आ गई। अब हमें नेट अपथ्रस्ट निकालनी है, नेट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, जो बाद वाला होता है उसे हम पहले वाले से माइनस कर देते हैं, या हम ये भी कहते हैं जो बड़ा होता है उसमें से हम छोटे को माइनस करते हैं नेट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो बाद वाला था वो क्या था रो जी H2A और पहले वाला क्या था रो जी H1A। अब ये क्या है, ये B वाली कंडीशन है, ये A वाली कंडीशन है, तो मैंने B माइनस A कर दिया टू फाइंड द नेट अपथ्रस्ट। अब नेट अपथ्रस्ट निकालने के लिए B पर जो अपथ्रस्ट मौजूद थी वो ये थी रो जी H2A, तो हमने B की जगह रो जी H2A लिखा और A पर क्या थी रो जी H1A, तो यहाँ पर इसकी जगह रो जी H1A लिख दिया। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो इनमें से कॉमन आप देख सकते हैं यहाँ पर रो से रो कॉमन है, G से G कॉमन है और A से A कॉमन है, मतलब सिर्फ H2 और H1 ये सेम नहीं है, बाकी सब सेम था, तो बाकी सब सेम था तो वो हमने बाहर निकाल दिया। बाकी डिफरेंट क्या बचा, डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 माइनस H1, ये हमारे पास डिफरेंट बच गया। अब ये जो डिफरेंट बचा है H2 माइनस H1, अब H2 माइनस H1 को हम H के बराबर ले रहे हैं। इसको H के बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में ये पूरा H2 है, यहाँ से यहाँ तक का ये गैप H2 है, इसमें से अगर मैं ये H1 वाला हिस्सा ये निकाल दूँ, ये वाला हिस्सा निकाल दूँ, तो आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है, ये H के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए सो दैट इट विल बी क्लियर। ये पूरा H2 है, इस H2 में से मैंने H1 निकाल दिया तो क्या बच गया, H बच गया। तो ये वाला ये मतलब इसका मतलब H2 माइनस H1 किसके बराबर आएगा, H के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बिल्कुल यही चीज़ की कि H2 माइनस H1 किसके इक्वल ले लिया, H के इक्वल ले लिया। इसके बाद H2 माइनस H1 H के बराबर आ गया। अब यहाँ पर AH ये बन गया रो जी AH। अब AH क्या है, AH इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। लेकिन अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ इन्हें मिलाकर हम एरिया भी ले सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है, और H एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है AH किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो V यहाँ पे वॉल्यूम था, तो यहाँ पे हमने AH को V के इक्वल लिया, दिस इज द वॉल्यूम। अब इसके बाद यहाँ वॉल्यूम आ गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, रो जी V हो गया। अब हमने इसे अरेंज किया, रो और V पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई और G बाद में आ गया। इन मल्टीप्लिकेशन यू कैन अरेंज द वैल्यूज, जैसे कि अगर आपके पास ABC है तो आप इसको CBAB लिख सकते हैं, आप आगे पीछे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमने इसको आगे पीछे किया, रो V को एक साथ कर लिया और G को बाद में। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर रो किसके इक्वल होता है, रो है क्या, रो इज द डेंसिटी, जैसे कि अभी भी मैंने बताया। और डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें बाय फॉर्मूला तो वो क्या होती है, मास पर वॉल्यूम।
यानी डेंसिटी क्या होती है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है उससे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वहाँ पर वो रो के बराबर यानी डेंसिटी के बराबर आता है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, अगर इसका कोई वजन होगा, इसका कोई मास होगा, इसका मास निकाल के अब ये कोई जगह भी घेर रहा होगा तो यहाँ पर इसका मैंने मास निकाला और ये जितनी जगह घेर रहा है जितने सेंटीमीटर्स में, तो उसकी जगह को मैंने उससे मास से डिवाइड किया और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, रो आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह ये रो क्या आया, ये डेंसिटी आई है। तो रो किसके इक्वल होता है, मास पर वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड पे है तो ऊपर जाके रो से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो m किसके बराबर आ गया, रो v के बराबर आ गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको अरेंज किया था क्योंकि मुझे रो v किसके बराबर लेना था, m के बराबर लेना था। तो यहाँ पर रो v किसके बराबर हो गया, m के। तो इंस्टेड ऑफ रो v m आ गया और g एज इट इज़। अब mg किसका फॉर्मूला है, वेट का फॉर्मूला है। तो mg किसके बराबर आ गया, w के बराबर आ गया। w क्या है, w यहाँ पर वेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेट अप थ्रस्ट किसके बराबर आ गई, नेट अप थ्रस्ट बराबर आई उस वेट के जो कि कोई भी बॉडी डिस्प्लेस कर रही है जब वो लिक्विड के अंदर जा रही है। ठीक है, जैसे आपने खुद फील किया होगा व्हेन यू जंप इन द स्विमिंग पूल, so when you jump on that time some water is displaced from the pool। तो वो जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो उसका वेट अगर आप लें तो वो अपथ्रस्ट के बराबर आएगा जितनी आप पर अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही है। जैसे कि अगर आप फील करें अगर कोई लाइटर बॉडी पानी के अंदर जाती है तो वहाँ पर पानी कम बाहर आता है, अगर कोई हैवियर बॉडी पानी के अंदर जाती है तो वहाँ पर पानी ज़्यादा बाहर आता है। दैट इंडिकेट्स जब बॉडी का वेट, क्या आप कह सकते हैं बॉडी का मास ज़्यादा होता है तो उस पर अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पानी भी ज़्यादा बाहर डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपथ्रस्ट इसके इक्वल आ गई, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। और यही हमारे पास आर्किमेडीज प्रिंसिपल था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो यहाँ तक हम ये वेरिफिकेशन कर चुके हैं। अब आगे मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, अपैरेंट वेट इज इक्वल्स टू द एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अपैरेंट वेट क्या होता है, ये आपको मालूम होगा कि जब बॉडी पानी में जाती है तो वो बॉडी लाइटर हो जाती है, यानी वो वैसे इतना हैवियर नहीं होती जैसे वो एयर में होती है। तो लिक्विड में जब कोई भी बॉडी जाती है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका वेट डिक्रीज़ हो जाता है। तो वेट डिक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर लिक्विड में जो उसका वेट होगा उसको हम कहते हैं अपैरेंट वेट। तो अपैरेंट वेट किसके बराबर आएगा, एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। एक्चुअल वेट क्या होगा, जो आपका एक्चुअल वेट है एयर में। ठीक है, उसके बाद उसमें से वो वेट माइनस हो जाता है जो कि लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, या कह लें कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर जो वेट आपका बचता है वाटर में, यानी अगर मैं ये मार्कर लूँ, इसका वेट अगर मेरे पास एयर में 10 ग्राम है तो लिक्विड में इसका 8 ग्राम हो जाएगा। अब ये जो डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वेट जो लिक्विड का बाहर आया, लिक्विड थोड़ा उसने अपना लेवल राइज किया है, उस वेट की वजह से यहाँ पर जो वेट है वो वेटलेसनेस होती है, और जिसकी वजह से अपैरेंट वेट हमेशा एक्चुअल वेट से लेस आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं माइनस हो रहा है। जब एक्चुअल वेट में से माइनस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपैरेंट वेट फिर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक्चुअल वेट में से एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो ये आर्किमेडीज प्रिंसिपल था। एक तो इसने कहा कि जब भी किसी बॉडी को पानी में डाला जाएगा तो उस पर अपथ्रस्ट अप्लाई होगी, और वो अपथ्रस्ट वेट के बराबर होगी। कौन सा वेट, वो वेट जो कि लिक्विड का है जब वो बाहर आ रहा है, जब बॉडी पानी के अंदर जा रही है, या उसका लेवल राइज हो रहा है। अब अक्सर ऐसा देखा होगा आपने कि बॉडी पानी के अंदर जा रही है लेकिन पानी बाहर नहीं आता, लेकिन पानी का लेवल कुछ ना कुछ राइज होता है। तो वो जो राइज हो रहा है, तो उस वाटर का जितना वो राइज हो रहा है, उस वाटर का आप वेट लें तो वो यही वेट होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। दूसरी स्टेटमेंट इसकी थी कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी पानी के अंदर जाती है तो उसका वेट डिक्रीज होता है, उसका वेट डिक्रीज होता है, मास सेम रहता है, मास डिक्रीज नहीं होता। मास और वेट में डिफरेंस होता है, ये हम पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं व्हेन वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड मोशन। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो अपैरेंट वेट होता है ये कम होता है एक्चुअल वेट से। और वो क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पे वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक।